तो इंश्योरेंस सेक्टर में मेनली 3 प्रकार की जॉब्स होती हैं और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से है क्लेम एडजस्टर। इंश्योरेंस में कनाडा में एक डेजिग्नेशन है विच इज़ नोन एज चार्टर्ड इंश्योरेंस प्रोफेशनल, CIP। तो इंश्योरेंस एडजस्टर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं और एक होते हैं जो इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनीज में काम करते हैं। तो उसमें फिर मुझे अवार्ड मिला। सो टॉप स्टूडेंट, एक तो ऑटवा चैप्टर ने दिया टॉप स्टूडेंट इन ऑटवा, फिर ओंटारियो चैप्टर ने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के दिया टॉप स्टूडेंट इन ओंटारियो, और फिर नेशनल दिया कि टॉप स्टूडेंट इन कनाडा। ओवरऑल ये जो कोर्स है इसको इसकी इसकी फीस क्या रहती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर कितना पैसा लग जाता है बच्चे का इसको करने में? लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि इंश्योरेंस कंपनीज अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं कोई, तो आपको एक ही कोर्स करने की ज़रूरत है, बाकी तो वो आपको पे कर देंगी। कैसी परसेंटेज रहती है, पासिंग परसेंटेज वगैरह इस कोर्स के अंदर? फाइनेंशियली कैसा दिखता है, कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग, सैलरीज के रिगार्डिंग, ये वाला करियर कहाँ से एक न्यू कमर जो है, फ्रेशर जो है, वो स्टार्ट ले सकता है? वो रामबाण है CIP। अप्रॉक्सीमेटली पूरे कनाडा में 18,000 CIPs हैं और 20,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो ये पढ़ रहे हैं अभी। और हेलो नमस्कार, हाँ जी, इस हफ्ते हाजिर हैं आपके सामने एक नया करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट लेके, और इस हफ्ते हम बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। लेकिन इंश्योरेंस का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है सेल्स की जॉब। लेकिन हम इस पॉडकास्ट में इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर के करियर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम एडजस्टर के करियर के बारे में। जी, इंश्योरेंस क्लेम एडजस्टर का करियर एक फ्लरिशिंग और एक बहुत ही स्टेबल जॉब मानी जाती है कनाडा के अंदर, और आने वाले 5 से 6 सालों में एक मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 30,000 नए इंश्योरेंस एडजस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है कनाडा के अंदर। और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं रितेश महाजन जी। रितेश जी, एक एग्ज़ाम CIP जो कि इस जॉब रोल को पाने के लिए किया जाता है, इस एग्ज़ाम को रितेश जी ने 2021 में पूरे कनाडा में टॉप किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट विद रितेश महाजन ऑन चंद्रशेखर आर्या स्टॉक। रितेश महाजन जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? ऑल गुड, बढ़िया। रितेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के यहाँ तक ड्राइव करके आए, और हमारी पॉडकास्ट की सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन। रितेश जी, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने पहले मेरे पॉडकास्ट ज़रूर देखे होंगे, और उनमें ना लगभग फ्लो ये चलता है कि हम इमिग्रेशन जर्नी से स्टार्ट करते हैं और फिर जो प्रोफेशन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली ही मैंने करियर ओरिएंटेड सीरीज स्टार्ट की है, और आज का पॉडकास्ट उसी सीरीज का हिस्सा है। तो हम लोग डायरेक्टली प्रोफेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। इमिग्रेशन जर्नी को हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए छोड़ेंगे। जैसे हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे आपके करियर के बारे में, तो पता चला कि आप जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, और मेरे लिए इंश्योरेंस सेक्टर का मतलब हमेशा सेल्स रहा है, जो ब्रोकर और एजेंट काम करते हैं। पर आपका जो जॉब प्रोफाइल रहा वो एक एडजस्टर, क्लेम एडजस्टर का रहा, जो एक मुझे बड़ा फैंसी वर्ड लगा, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन जैसे हम इस पे जंप करें उससे पहले थोड़ा बताइए कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है स्पेशली कनाडा में, तो किस तरह की जॉब्स होती हैं उसमें? तो इंश्योरेंस सेक्टर में मेनली 3 प्रकार की जॉब्स होती हैं। सबसे पहले तो हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स वो लोग हैं जो पॉलिसी लिखते हैं। ओके। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि ये हमारी पॉलिसी रहेगी, इस तरह के रिस्क हम कवर करेंगे, इस तरह के रिस्क नहीं कवर करेंगे, ये हमारी प्राइसिंग रहेगी मार्केट के हिसाब से। ओके। तो और दूसरा टाइप आता है ब्रोकर्स या एजेंट्स। ठीक है। तो जो पॉलिसी उन्होंने लिखी है अंडरराइटर्स ने, वो ब्रोकर्स और एजेंट उसको सेल करते हैं। ब्रोकर होता है वो जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी सेल करता है, और एजेंट होता है जो एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ होता है जो उसी की सेल करता है। ओके।
और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है क्लेम एडजस्टर। क्यों क्लेम एडजस्टर इंपॉर्टेंट है? बिकॉज क्लेम एडजस्टर इज द फेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। जब आपने पॉलिसी ले ली, खरीद, किसी ने आपको बेच दी, ठीक है, प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन हम इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो द कंपनी टेक्स केयर ऑफ अस। 100%। तो कंपनी आपकी टेक केयर कैसे करेगी? वो क्लेम एडजस्टर वो फेस है। तो क्लेम एडजस्टर कोई लॉस होगा तो उसको वेरीफाई करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, पॉलिसी देखेगा, पॉलिसी के हिसाब से कवर है या नहीं है, और फिर आपको उस लॉस की पेमेंट करेगा। तो ये सारा काम जो है वो क्लेम एडजस्टर का है। ओके। आपकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं वन लाइनर में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि सबसे पहले पॉलिसी को बेचने वाला जो है वो इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर है। बेचने के बाद उसको अप्रूव करने वाला उस एप्लीकेशन को वो अंडरराइटर है। और जब इंश्योरेंस ले लिया है, मिल गया है, पूरा अप्रूव भी हो गया है, तब क्लेम की जब बारी आई है उसको हैंडल करने वाला क्लेम एडजस्टर है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? एग्जैक्टली। क्लेम एडजस्टर इज द फेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। ओके ओके, मेक सेंस। तो इन पूरे सेगमेंट्स में से ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा जो आज है वो क्लेम एडजस्टर से ही है, क्योंकि आपने पढ़ाई भी की है और इसी सेक्टर में, इसी जॉब रोल पे आपने काम भी किया है कनाडा के अंदर। तो इसको स्टार्ट कुछ ऐसे करना चाहूँगा मैं कि मान लो कि कोई न्यू कमर आया हुआ है यहाँ पे, राइट, या स्टूडेंट भी है, तो उसको अगर क्लेम एडजस्टर बनना है तो वो कैसे स्टार्ट करे? स्टेप 1 क्या होगा उसके लिए? तो जैसे कि क्लेम एडजस्टर जो है एक कस्टमर फेसिंग जॉब है, कस्टमर सेंट्रिक जॉब है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो इसमें रहती है वो कस्टमर सर्विस की रहती है। ओके। अगर आपको किसी भी तरह का कस्टमर सर्विस का थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर आप नॉन इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हैं तो इम्पोर्टेंस आती है एजुकेशन की। ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंश्योरेंस की पढ़ाई करवाते हैं। ठीक है। मैंने पर्सनली पढ़ाई करी है हम्बर कॉलेज से। ओके। तो हम्बर कॉलेज में एक 1 ईयर का कोर्स है जिसमें आपको इंश्योरेंस की पढ़ाई की जाती है, जिसमें आपको इंश्योरेंस के बारे में बेसिक्स बताए जाते हैं। ठीक है। और क्या नाम है उसका कोर्स का? कोर्स का नाम है द पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट। ओके। और वो स्पेशली पीएनसी इंश्योरेंस के लिए, पीएनसी मतलब प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। ओके। तो वो कोर्स है सिर्फ घरों के लिए और ठीक जो है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनकी इंश्योरेंस के लिए। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता। दैट इज अ सेपरेट फील्ड, उसके लिए अलग लाइसेंसिंग है, वो सब अलग है। ये इंश्योरेंस जो हम बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी। तो अगर आप एक न्यू कमर है तो बेस्ट होगा कि आप एजुकेशन लें। और दूसरा, इंश्योरेंस में कनाडा में एक डेजिग्नेशन है विच इज नोन एज चार्टर्ड इंश्योरेंस प्रोफेशनल, CIP। ओके। ये CIP डेजिग्नेशन दी जाती है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के द्वारा। ठीक है। तो ये डेजिग्नेशन लेने के लिए 10 कोर्सेज होते हैं और वो 10 कोर्सेज आपको कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको एडजस्टिंग को करियर बनाना है तो अगर आप एक पहले कोर्स में एनरोल हो गए, आप कोर्स कर रहे हैं या आपका फिनिश हो गया, तो उस दौरान आप क्लेम इंश्योरेंस कंपनीज में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज आपको जो बाकी कोर्सेज करने में आपकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं वो कवर करते हैं वो चार्जेस। ओके ओके। तो आपकी बात से कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये कोर्स करना जो है वो मैंडेटोरी नहीं है, बट अगर आपका इंश्योरेंस सेक्टर में बैकग्राउंड नहीं है तो इट्स गुड टू हैव, यानी कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली मिल जाएगा और यू आर सीन एज समवन की हु इज अ प्रोफेशनल, यू आर अ चार्टर्ड इंश्योरेंस प्रोफेशनल। तो आप ऐसा नहीं है कि आज आपने इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करी, कल आप बोलो मैं कंस्ट्रक्शन में जा रहा हूँ। तो आप इंश्योरेंस में ही रहना चाहते हैं, आप सीरियस हैं इसके बारे में, इसलिए आपने ये कोर्स करना शुरू किया है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन हो जाता है एटलीस्ट फॉर अ न्यू कमर। ओके ओके, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इस कोर्स को। कितनी ड्यूरेशन है इस कोर्स की? जैसे आपने बताया कि इस कोर्स में 10 कोर्स हैं, राइट, तो उसको कितना टाइम लगता है, कितनी ड्यूरेशन है उसको? तो CIP डेजिग्नेशन के लिए जैसे बताया मैंने 10 कोर्सेज हैं। ये 10 कोर्सेज
आप सेल्फ पेस्ड अपने आप भी कर सकते हैं, ओके या आप इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के थ्रू वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं, या ओके लाइव क्लासेस ले सकते हैं जाके। हम्म। तो ये कोर्सेज का कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, ठीक है। हर बंदा अपने हिसाब से करता है। मोस्ट ऑफ द जैसे जो मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जानता हूँ लोग, उन्होंने 5 सालों में, 6 सालों में, 10 सालों में किए हैं। हम्म हमको जो मैंने शुरू में बात करी थी कि जो हम्बर में मैंने पढ़ाई करी है, हम्बर में जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट किया, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि वो 1 साल के अंदर आपको 7 कोर्सेज करा देते हैं। ओह ओके। तो जो आपके इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के 7 कोर्सेज हैं, वही वो हम्बर में भी पढ़ाते हैं। तो उसकी इंटरेस्टिंग। वजह से आप 1 साल में 7 कोर्स करके निकलते हैं। तो दिस इज द फास्टेस्ट कोर्स इन कनाडा, जिसमें आपको इतनी 1 साल में 7 सीआईपी कोर्सेज हो जाते हैं आपके। तो उसके बाद फिर आपके चांसेस जो है जॉब के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हम्बर में वैसे भी काफ़ी इंडस्ट्री इंटरफेस रहता है आपको। Okay. बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज अपने अपने प्रेजेंटेशन देने आते हैं कि हमारे में क्या है, क्यों, व्हाई शुड यू जॉइन अस। और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो ओके। इट्स अ वेरी गुड तो ये कोर्स। एडिशनल बेनिफिट हो गया हमारे कॉलेज से करने का कि आपको वो पीजी सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। जब आप उसको पास करके निकलोगे तो आपके पास 7 कोर्सेज भी कर चुके होगे आप सीआईपी के। 7 सीआईपी के कोर्सेज, और जिसने ब्रोकरिंग साइड में जाना है, सेल्स साइड में जाना है, उनके लिए उनको रीबो का लाइसेंस चाहिए होता है ऑन्टेरियो में। ओके। तो वो रीबो लाइसेंस भी उसमें कराया जाता है। अच्छा। ओके। ओके दैट्स वेल एंड गुड। तो मतलब कि कोई मिनिमम टाइम नहीं डिफाइंड है कि इतना टाइम तो आपको लगाना ही है 10 पेपर कवर करने में, या कोई मैक्सिमम लिमिट है कि आपको 3 साल में या 5 साल में या 7 साल में कवर करने हैं सारे? नहीं, ऐसा मिनिमम टाइम कुछ नहीं है। ओके। तो मैंने ऐसे स्टूडेंट भी जानता हूँ मैं, जिन्होंने 1 साल में सीआईपी फिनिश कर ली, अच्छा। और ऐसे भी जानता हूँ जो 10 सालों से लगे हुए हैं। ओके ओके वेल एंड गुड। और अगर आपको इंश्योरेंस एडजस्टर बनना है तो आपको पूरा कोर्स करके एंटर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही कुछ है? हाँ, तो इंश्योरेंस एडजस्टर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जो किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं, ओके। और एक होते हैं जो इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनीज में काम करते हैं। इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ क्लेम एडजस्ट करती हैं। आ, तो अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी में जाना है तो सीआईपी इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको एंट्री इजीली मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनी में जाना है, फिर तो मोस्टली सीआईपी रिक्वायरमेंट होता ही है, बिना उसके आपको मुश्किल होता है बहुत। ओके। तो जब आप इंडिपेंडेंट कंपनी की बात कर रहे हो तो जो एडजस्टर है वो एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड जा रहा है वहाँ पे? इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनी में आप होते तो उनके एम्प्लॉई हैं, ठीक है। लेकिन वो आपकी जो पेमेंट होती है वो आपके उसमें सैलरी और कमीशन दोनों पार्ट्स रहते हैं, बेस्ड ऑन हाउ मेनी क्लेम्स यू हैंडल। ओके। इस पॉइंट को टच करेंगे बाद में लेटर ऑन। उससे पहले बैक टू द हम वो कोर्सेज की बात कर रहे थे उस पर चलते हैं। चलो, बंदे ने एनरोल किया कॉलेज के साथ या इंडिपेंडेंटली और उसने कोर्स करना स्टार्ट कर दिया, उसने जॉब अप्लाई की, उसको जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद ये जॉब कैसी दिखती है, क्या करना पड़ता है इस जॉब में? एडजस्टिंग जॉब जो है वो एक कस्टमर फेसिंग रोल है। तो आपका जो नॉर्मल डे होता है कि लेट्स से जैसे आप अभी शुरू कर रहे हैं एडजस्टिंग में, तो आपको थोड़ा वो कॉल सेंटर वाला भी रहता है उसमें पार्ट, कि आपको जो कस्टमर कॉल कर रहे हैं वो आपको हैंडल करनी है। तो उसमें आपको नए क्लेम्स लेने हैं, उसे डिटेल्स लेनी है कि क्या डैमेज हुआ, क्या हुआ, पॉलिसी डिटेल्स वो सब लेनी है। और फिर वो क्लेम्स आपने ले लिए, एंटर कर दिए सिस्टम में। अब वो क्लेम्स अलग अलग एडजस्टर्स को गए हैं, कुछ आपको भी आए हैं, कुछ औरों को गए हैं। तो वो जो क्लेम आपको आए हैं फिर आपको उनको हैंडल करना है। फिर आपको उसमें क्या करना है कि पॉलिसी कवरेज चेक करनी है कि जो लॉस हुआ है इज इट विद इन द पॉलिसी और नॉट, और पॉलिसी वैलिड थी कि नहीं, और हम कवरेज इसको देंगे या नहीं, और देंगे तो कैसे देंगे। लेट्स से अगर आप ऑटो एडजस्टर हैं, व्हीकल के हैं, तो फिर आपको रिपेयर कंपनी से बात करनी है, मैकेनिक से बात करनी है कि वो गाड़ी रिपेयर में कब लेंगे,
और फिर गाड़ी की रिपेयर आप कंप्लीट करवाएंगे, पेमेंट करेंगे और क्लेम क्लोज करेंगे। यहाँ आपने एक बड़ा यूनिक सा वर्ड यूज़ किया कि फॉर एग्जांपल आप ऑटो में हैं। इस चैप्टर को छेड़ेंगे उससे पहले मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे। हमने कोर्स की बात तो की क्योंकि उसमें मिनिमम ऐसा कुछ लेंथ का नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल ये जो कोर्स है इसको इसकी फीस क्या रहती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर कितना पैसा लग जाता है बच्चे का इसको करने में? ऑन एन एवरेज एक CIP कोर्स और एग्जामिनेशन फी मिला के $1200 से $1300 एक कोर्स के होते हैं। ओ, तो 10 कोर्सेज हैं तो इंटू 10 हो गया, तो Into 10,000 10 से ज़्यादा लग जाता है उसमें। राइट। ओके। और कैसी परसेंटेज रहती है, पासिंग परसेंटेज वगैरह इस कोर्स के अंदर? पासिंग परसेंटेज इसमें है कि ऑन एन एवरेज मैं बोलूँ कि 50 to 60% लोग पास होते हैं। बट वो एग्जाम दे सकते हैं और फिर आगे एग्जाम फॉरवर्ड दे कर सकते सकते हैं। हैं, यस। नहीं, जो पहले उन्होंने पास किए एग्जाम वो उनका लॉस नहीं होगा, उनको वो लॉस नहीं होगा। ओके ओके, साउंड्स गुड। तो थोड़ा तो एक्सपेंसिव साइड पे जा रहा है ये कोर्स जो है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि इंश्योरेंस कंपनीज अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं कोई, तो आपको एक ही कोर्स करने की जरूरत है, बाकी तो वो आपको पे कर देंगी। ऑलमोस्ट ऑल द कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनीज वो आपको इसके CIP करने के लिए पेमेंट करते हैं। ओके। और CIP आप जब फिनिश कर लेते हैं या जैसे एक एक एग्जाम पास करते जाते हैं तो उसका आपको बोनस भी देते हैं कि वो यू पास द एग्जाम, ये आपका बोनस है। और उसमें भी अगर आप ऑनर्स के साथ पास करते हैं तो बोनस ज़्यादा होता है। तो देयर इज एन इंसेंटिव टू स्टडी, फ्री में आपको पढ़ाई करा रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसा हो गया कि कोर्स में एनरोल कर लिया और आप सीधा जो अप्लाई कर सकते हो, पूरा कोर्स आपको करने की जरूरत नहीं है, तो आपका खर्चा वहां से आप बचा सकते हो अपना। हाँ, आपको जो क्योंकि CIP डेजिग्नेशन अभी भी काफी इंडस्ट्री में हाईली रिगार्डेड है, तो हर कोई CIP नहीं होता है। अगर आपने एंटर भी कर लिया है इसमें तो इसका मतलब कि आप सीरियस हो, तो आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देनी है। लेकिन ये हो जाता है कि जैसे कनाडा में बहुत कॉमन है जॉब हॉपिंग, इंडस्ट्री हॉपिंग। कभी कोई कार सेल्स में है तो कभी कॉल सेंटर में है, तो उसमें ये हो जाता है कि ना ये बंदा जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए सीरियस है। ओके ओके। अच्छा, इसी के साथ जुड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्योंकि आपने पासिंग परसेंटेज ये बताया कि 50-60% लोग पास होते हैं और बड़ा कोर्स है, अच्छा कोर्स है, वैल्यू भी है इस कोर्स की। डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्योंकि आपने इस कोर्स को किया है, रेगुलर किया है कॉलेज में जाके, देन पास भी किया है इसको, तो आपको क्या लगता है इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है कोर्स का? मैं बोलूँगा कि CIP इज प्रेटी इंटेंस। ओके। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ती है और मतलब ऑन एन एवरेज आपको दिन के 2 से 3 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे। ओके, अगर आप क्विकली इसको कवर करना चाहते हो। ओके। इस क्वेश्चन को पूछने का एक और रीज़न था मेरा, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को ऐसे ड्राफ्ट किया था क्योंकि आपने इस कोर्स को किया और आपने इस कोर्स को टॉप किया, राइट? तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानना बहुत ज़रूरी है इसकी डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर। और टॉप आपने सिर्फ एक सिटी में नहीं, एक प्रोविंस में नहीं, पूरे कनाडा में टॉप किया इस एग्ज़ाम को। कैसा एक्सपीरियंस था वो? वेल मैं बोलूँ तो मैंने कभी पहले तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। क्योंकि जब आप CIP कोर्सेज कर रहे होते हैं तो परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं आता, रैंकिंग वगैरह कुछ नहीं आता, सिर्फ आपके ग्रेड्स आते हैं। ओके। तो ग्रेड्स आते थे तो ठीक था, जैसे A+ आया तो और भी बहुत लोग थे जिनका A+ आता था, तो ठीक था। लेकिन जब मेरे 5 कोर्सेज कंप्लीट हुए तो 5 कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद मुझे ईमेल आई इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा से कि आपको अवार्ड दिया जा रहा है। अच्छा। तब मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं ये किस चीज़ का award? क्योंकि मुझे पहले पता भी नहीं था कि कोई अवार्ड होता है, क्योंकि मैं लाइक आई वाज अ न्यू कमर, तो मुझे कुछ ऐसा ध्यान भी नहीं था कि कुछ होता भी है। तो कहा कि आपको अवार्ड दिया जा रहा है, तो आई वाज सरप्राइज्ड। फिर मैंने देखा कि अवार्ड किस चीज़ का मिल रहा है, कि टॉप स्टूडेंट इन फर्स्ट 5 CIP कोर्सेज। ओह, ओके। फिर एक और ईमेल आया कि आपको एक और अवार्ड मिल रहा है, और वो था टॉप स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंश्योरेंस। जो फुल टाइम इंश्योरेंस में पढ़ रहा है, वो करते हुए टॉप स्टूडेंट कौन है। तो कॉलेज में हो गए वो? हाँ। ओके। तो
फिर मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि यार इसमें एक तो वो है कि सब लोगों के सामने आपके वाहवाही हो रही है कि वाह भाई वाह टॉप कर दिया, और दूसरी बात इसमें फाइनेंशियल भी था कि उसमें आपको चेक देते थे वो। तो फिर मुझे इसमें फिर मैंने जो बाकी के 5 कोर्सेज थे वो मैंने पूरा प्रॉपर ध्यान लगा के करा कि मुझे भाई 5 का मिल गया, अगर मुझे टोटल अब नहीं मिला ना तो फिर बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, काफ़ी फोकस से पढ़ाई करी, नोट्स वोट्स अच्छे बनाए, तो उसमें फिर मुझे अवार्ड मिला। सो टॉप स्टूडेंट, एक तो ऑटवा चैप्टर ने दिया टॉप स्टूडेंट इन ऑटवा, ओके फिर ऑन्टेरियो चैप्टर ने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के दिया टॉप स्टूडेंट इन ऑन्टेरियो, और फिर नेशनल दिया कि टॉप स्टूडेंट इन कनाडा। तो मेरा फिर हम्बर कॉलेज में भी हम्बर कॉलेज के उन्होंने वेबसाइट पे भी डाला कि हमारे स्टूडेंट टॉप अच्छा। किया है, क्योंकि हम्बर कॉलेज के भी स्टूडेंट हर साल तो कोई टॉप नहीं करता नेशनली, तो नेशनल टॉप करना बड़ी बात थी। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपको मेहनत करते हैं और अगर आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है तो बहुत मोटिवेटिंग होता है वो। ओके ओके। तो इस पर्टिकुलर चीज का आपके करियर पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ा? करियर पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जब आप एडजस्टिंग में जाते हैं तो नॉर्मली आपको ऑटो एडजस्टर बनाया जाता है, क्योंकि ऑटो पॉलिसीज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। तो शुरू में आप ऑटो से ही शुरू करते हैं, तो मैं भी ऑटो में था। ठीक है। तो जब मैंने टॉप किया कनाडा में, तो जो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट आपको लेटर भेजता है और ईमेल भेजता है, वो ईमेल आपकी कंपनी के सीईओ को भी सीसी होती ओह है। आई सी। तो मुझे तो डायरेक्टर सीईओ का फोन आया कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, वाओ वेल डन। और फिर सीईओ के बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारे ऑपरेशन हेड और मेरे मैनेजर, वो सब मेरे को, क्योंकि तब पैंडेमिक था, वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, सभी जूम कॉल करके बोल रहे हैं वाओ वेल डन वेल डन वेल डन। तो इस वजह से अब एकदम एक बंदे ने टॉप कर दिया तो आपको कुछ करना पड़ेगा उसको रिटेन करने के लिए। तो मुझे उस वजह से एकदम उन्होंने प्रमोट कर दिया। आई वॉज प्रमोटेड टू एज अ प्रॉपर्टी एडजस्टर। ओके तो जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी में ऐसे लेवल्स होते थे, P1 P2 P3 P4। तो नॉर्मली आप P1 से P2 जाओगे, फिर P3 जाओगे, ऐसे लेवल से। तो मुझे डायरेक्ट P1 से P4 बना दिया उन्होंने। तो ये इतना बड़ा जंप मिला मुझे, दैट इज ऑल ड्यू टू CAP। ओके ओके, साउंड्स गुड। हम बैक टू उस पे चलते हैं जब आपने ऑटो और इन सब चीज़ों का नाम लिया था। तो मान लीजिए अब उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है और जॉब स्टार्ट हो गई है, तो किस किस कैटेगरीज में वो एंटर कर सकता है या किस पोजीशन पे वो स्टार्ट करता है और फिर कहाँ वो पहुंच सकता है? तो नॉर्मली शुरू में तो सबको ऑटो में ही लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑटो पॉलिसीज आर इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। ऑन्टेरियो में जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट है, तो उसके बेस्ड पॉलिसी है और स्टैंडर्ड पॉलिसी है। कोई भी कंपनी चेंज नहीं कर सकती, हर कंपनी की ऑटो पॉलिसी एक ही है, एक ही पॉलिसी है, एक ही तरह की कवरेजेस है, ना कोई ऐड कर सकती कवरेज, ना डिलीट कर सकती, क्योंकि एक्ट है। तो हर एक को शुरू में तो ऑटो में लिया जाता है, उसके बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो जहां डाइवर्सिफाई करना चाहे। ओके। ऑटो के अलावा लोग प्रॉपर्टी में जाते हैं, जैसे मैं भी हूं, तो मैं फील्ड प्रॉपर्टी एडजस्टर हूँ। तो प्रॉपर्टी में जाते हैं, या फिर एक्सीडेंट बेनिफिट्स में जाते हैं, या बॉडीली इंजरी में जाते हैं। एक्सीडेंट बेनिफिट्स जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जो ऑक्यूपेंट बैठे थे उनको कोई इंजरी हुई है तो फिजियोथेरेपी करना है, या कोई अगर डिसेबिलिटी हो गई है तो ऑटो पॉलिसी जो है वो इसकी कवरेज देता है कि ऑटो पॉलिसी, अगर आप गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की ही पॉलिसी आपको ये हॉस्पिटल, मेडिसिन, ये सब कवरेज देगी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी होती है, जैसे तो प्रॉपर्टी में आपके रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उसमें कोई डैमेज होता है, विंड डैमेज, वाटर डैमेज, फायर डैमेज, वेंडलिज्म, वो सब उसमें कवर होता है। और बॉडीली इंजरी होता है कि अगर आप किसी और की प्रॉपर्टी में आपको इंजरी हो गई, जैसे आप किसी, मान लीजिए कमर्शियल, आप शॉप में जाते हैं किसी में, उसने फ्लोर वेट है और आप फिसल जाते हैं, तो आप उसको सू करते हैं। तो जो आप उसको सू कर रहे हैं तो वो आपकी
जो बॉडीली इंजरी पार्ट है वो उसमें कवर करेगा, उसकी लायबिलिटी आपको उसकी लायबिलिटी उसको बचाएगी और आप कवर होंगे आपकी जो आपकी इंश्योरेंस है उसके बॉडीली इंजरी के अंडर। ये हो गया कि वो स्टार्ट तो करेगा ऑटो वाले सेगमेंट से और ग्रेजुअली वो प्रॉपर्टी और बॉडी इंजरी की तरफ जा सकता है। ओके, फाइनेंशियली कैसा दिखता है कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग, सैलरीज के रिगार्डिंग, ये वाला करियर कहाँ से एक न्यू कमर जो है, फ्रेशर जो है, वो स्टार्ट ले सकता है? आज की जॉब मार्केट के हिसाब से एवरेज स्टार्टिंग सैलरीज आर एनीवेयर बिटवीन 50 to 55K। ओके, दैट लुक्स स्मार्ट सैलरी, क्योंकि बैंक से अगर कंपेयर करें तो वो तो बिल्कुल मिनिमम वेजेस पे $15-16 वाली, $17 पर घंटा के हिसाब से स्टार्टिंग देते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टेलर्स हैं, बैंक टेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से कंपेयर करें तो इट्स नाइस करियर की हाँ, शुरुआत हो सकती है। एडजस्टिंग में इतना है क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनीज में वो स्टूडेंट्स को भी रखते हैं समर को-ऑप्स के दौरान। ओके, तो वो को-ऑप्स में स्टूडेंट्स को जब रखते हैं तब उनको कम वेजेस मिलती हैं। वो उनका काम होता है सिर्फ क्लेम लेना। ठीक है। जैसे क्लेम आया तो वो सिर्फ क्लेम की डिटेल्स डालेंगे, बस दैट्स इट। तो उनको वेजेस कम मिलते को-ऑप के दौरान, बट फुल टाइम जॉब में तो 50 to 55 इज द नॉर्म। तो ये ग्रोथ कहाँ तक जाती है? अगर मान लो 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो डेजिग्नेशन वाइज कहाँ ग्रो कर जाएगा और सैलरी वाइज कहाँ तक ग्रो कर जाएगा बंदा? 4-5 साल में आप अपने यूनिट मैनेजर बन सकते हैं आराम से। दैट्स अ क्विक वन। आप अपने यूनिट मैनेजर बन सकते हैं और सैलरी वाइज आई वुड से कि 4-5 साल में आप आराम से 80 to 85K की रेंज में आ सकते हैं। और तब तक आपका CIP भी हो चुका होगा। CIP आपका हो चुका होगा, वो भी आपकी कंपनी ने पे किया है, तो वो भी आप एडिशनल मान के चलो। ओके ओके, साउंड्स गुड। तो आदमी जब एज ए एम्प्लॉई काम कर रहा है तब तो उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट अ लाइसेंस डेजिग्नेशन या प्रोफेशन, राइट? तब क्योंकि आपने इनिशियली एक बात टच की थी कि इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं, तो मैं क्विकली मूव करना चाहूँगा उस टॉप के ऊपर कि जब एज ए बिजनेस आप बोलिए, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं जब, क्योंकि कनाडा आमतौर पे एक एक जनरल आइडिया सबके दिमाग में रहता है कि हम जॉब करने के बाद 4-5 साल बाद एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, या हर किसी के दिमाग में रहता है कि फिर मेरे को, चाहे वो टैक्सेस की वजह से है, कि मेरे को कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। तो ये मुझे कुछ अच्छा पाथ नज़र आ रहा है कि अगर बंदा स्टार्टिंग में जॉब करे इस सेक्टर में और फिर वो आगे जाके शिफ्ट कर सकता है अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने में भी। तो ये जो दूसरा फेज है इसका, जहाँ आपका आप बिजनेस की तरफ जाते हो, उस पे थोड़ा प्रकाश डालो, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कैसा होता है, उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दूसरा फेज ऐसा है कि जो इंडिपेंडेंट एडजस्टर्स होते हैं, इनिशियली तो उनको किसी इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनी के साथ जॉब लेनी पड़ती है। तो बनते कैसे इंडिपेंडेंट एडजस्टर? क्या कोर्स करने पड़ते हैं या क्या कोई? इंडिपेंडेंट एडजस्टर बनने के लिए अगेन आपको CIP चाहिए। वो रामबाण है CIP। वो रामबाण है। CIP सबको चाहिए, पर यहाँ मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ मैंडेटरी। और जॉब करते वक्त आपको मैंडेटरी नहीं था। ओके, और कोई कंडीशंस हैं? और इसके अलावा ये है कि आपको सर्टन एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टन टाइम पीरियड से आप इंश्योरेंस में होने चाहिए। कितना टाइम? तो ऐसा है कि जैसे अगर आपको शुरू में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लेवल 1 एडजस्टर होते हैं। तो उसमें लेवल्स होते हैं। ठीक है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे आप लेवल 1, लेवल 2 और फिर फुल एडजस्टर बन जाते हैं। ये ओंटारियो की बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो हर एक प्रोविंस का थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन सबका सार यही है कि यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस। आप CIP हैं और आपको एक्सपीरियंस है तो आप फुल एडजस्टर बनेंगे। तो आपको हर प्रोविंस का अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। और सबसे पहले आप अपनी होम प्रोविंस में लाइसेंस होते हैं और उसके बेस पे आपको बाकी प्रोविंस वाले भी एज अ रेसिप्रोकल एग्रीमेंट आपको लाइसेंस देते हैं। दैट साउंड्स लाइक कि आप दूसरे प्रोविंस में भी काम कर सकते हैं अगर आपके पास एक प्रोविंस का लाइसेंस है और आपने दूसरे प्रोविंस में ले रखा है। हाँ, आप जहां जहां लाइसेंस्ड है आप वहां के क्लेम्स हैंडल कर सकते हैं। ओके। और ये इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग में चाहिए भी, बिकॉज कनाडा में जैसे इतने कैटास्ट्रॉफीज होते रहते हैं, कहीं पे हरिकेन आ गया या अभी जैसे BC में वाइल्ड फायर्स हैं। तो वाइल्ड फायर हैं तो वो
एडजस्टर्स को फ्लाई करके वहां लेके जाते हैं। तो आप बीसी में कैसे हैंडल करेंगे क्लेम अगर आप लाइसेंस नहीं होंगे? तो आपको सारे लाइसेंस मोस्टली लेके रखने पड़ते हैं कि जहां जरूरत हो आप वहां जा सके। ओके। और जैसा कि हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स में यही हेल्प करता है क्योंकि आप अलग अलग जगह जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलती है, तो आपका वो जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो बेटर हो जाता है। तो जैसे जैसे आपको इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग में एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आपका जो पे आउट है वो आपका कमीशन बेसिकली बढ़ता जाता है। ओके, क्योंकि अगर हम जैसे रियल स्टेट की या मॉर्गेज की बात करें ना, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप जिस प्रोविंस में हो आप वहीं पे काम करते हो एंड बाकी उसमें नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ लग रहा है कि ये बड़ी थोड़ा वर्सेटाइल सा है मामला, आप कई सारे प्रोविंसेस का लाइसेंस ले सकते हो। ये फुल्ली लाइसेंस्ड प्रोफेशन है, रेगुलेटेड प्रोफेशन है। हाँ, तो इस लाइसेंस तक पहुंचने के लिए पहला तो सीआईपी कोर्स हो गया, फिर आपने बोला 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का लेवल के हिसाब से एक्सपीरियंस हो गया। किसी और भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है इसमें? नहीं। ओके। इसके अलावा ऐसा है कि जैसे ओंटारियो में है, अगर आप सीआईपी हैं और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको एक्सपीरियंस को बाईपास कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम होता है, एडजस्टर एसोसिएशन का एग्जाम होता है। ओके। तो वो एग्जाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको फिर डायरेक्ट आप फुल एडजस्टर बन जाते हैं ओंटारियो में। ओके, दैट्स तो इंटरेस्टिंग। ऐसा है कि किसी भी प्रोविंस में आपको लाइसेंस लेने के लिए जो आपका होम प्रोविंस है, आप जिस लेवल पे अपने होम प्रोविंस पे हैं उससे हायर लेवल का कहीं और नहीं ले सकते। ओके। तो आपने जो आपका होम प्रोविंस है वो लेवल ही मेंटेन कर सकते हैं, बाकी में दैट और लोअर देन दैट। काइंड ऑफ आपका होम प्रोविंस ही बेंचमार्क है बाकी हाँ। सब उस काम के लिए। ओके ओके, साउंड्स गुड। और जैसे मॉर्गेज या रियल स्टेट इंडस्ट्री में होता है कि वहाँ प्रोफेशनल जो है वो किसी ब्रोकरेज के साथ जुड़ता है एंड देन ही गेट्स द लाइसेंस, वो अपने आप लाइसेंस नहीं ले सकता है। तो यहाँ क्या खुद से लाइसेंस लिया जा सकता है? आपको किसी इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनी के साथ ही जुड़ना पड़ता है। वो काइंड ऑफ ब्रोकरेज ही हो गई। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट एडजस्टर आपको कुछ टाइम पीरियड हो जाता है तो आप इंडिपेंडेंट अपनी कंपनी खोल सकते हैं, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनी। तो काइंड ऑफ आप अपनी ब्रोकरेज खोल सकते हो कुछ सालों के बाद। तो जिसमें आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करोगे कि हमको क्लेम दो और आप उनके लिए क्लेम करोगे। तो उसमें आप आगे और इंडिपेंडेंट एडजस्टर्स को भी जॉब पे रख सकते हो। ओके, तो इसी वजह से ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस बन जाता है। हाँ। कि आपने पहले काम किया एंड देन लाइसेंस लिया, लाइसेंस के बाद भी ब्रोकरेज के अंडर काम किया एंड देन खुद की ब्रोकरेज बना ली, नाउ यू आर बिजनेसमैन, राइट? यस। ओके। इनका कॉम्पनसेशन कैसा दिखता है? इंडिपेंडेंट एडजस्टर्स तो सबसे ज्यादा कमाते हैं एडजस्टर्स में। ओके। क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एडजस्टर्स होते हैं उनको सैलरी के अलावा कमीशन मिलता है ओके। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्लेम्स दैट दे हैंडल। और फिर जो इंडिपेंडेंट एडजस्टर्स होते हैं वो जब क्लेम्स हैंडल करते हैं अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, तो जो बड़े बड़े कमर्शियल क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम भाई इसी एडजस्टर के साथ डील करेंगे, तो हमारे जितने भी क्लेम है वो इसको ही जाएं। तो टेक्निकली आप अपनी एक थोड़ा सा बिजनेस मार्केट अपनी ग्रो कर रहे हैं अपने रिलेशन से। कल को अगर आप अपनी कंपनी खोलेंगे तो उनके क्लेम्स फिर आपकी कंपनी में आएंगे। ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो कम से कम आदमी को अपना फ्यूचर दिख रहा है बिजनेस में, अगर वो जॉब से भी स्टार्ट कर रहा है तो बीइंग थोड़े सालों बाद उसने अपना लाइसेंस ले लिया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है उस केस के अंदर। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग में क्या है कि शुरुआत में भी लाइक जैसे जो डेस्क एडजस्टर्स हैं नॉर्मली, जैसे मैंने कहा 50-55 से शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग में आप शुरू ही 75-80 से करते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक सीआईपी हैं। ओके ओके, तो वहां भी आपका एक जंप लग जाता है डायरेक्टली एंड देन कॉम्पनसेशन वाला जो जो कमीशन वाला स्ट्रक्चर है वो इज ऑन द टॉप ऑफ दैट। तो नॉर्मली on an average I've seen independent adjusters earning anywhere between 100 to 125K. ओके ओके। वर्क स्टाइल में या डे टू डे वर्क में भी कुछ चेंज आता है जब आप एक एज एम्प्लॉई काम कर रहे हो बैंक के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, एंड जब आप इंडिपेंडेंटली काम करने लगे हो?
इंडिपेंडेंट एडजस्टर जैसे कि नाम है, ही इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। बहुत सारी कंपनीज में कोई उनका फिक्स्ड ऑफिस नहीं होता, ओके। फिक्स्ड आवर्स नहीं होते, और मोस्टली कंपनीज कार अलाउंस भी देती हैं आपको, कार कवर करती हैं, आपका माइलेज भी कवर करती हैं। तो ऐसा है कि जहाँ पे क्लेम हुआ आप वहाँ जाओगे और अपने हिसाब से देखोगे, और आपने ये देखोगे, एस्टिमेट बनाओगे कि अच्छा इतना रिपेयर का खर्चा होगा, और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रिपेयर करवाओगे। तो आप बहुत हद तक इंडिपेंडेंट होते हो, जो आप पे क्योंकि इंडिपेंडेंट एडजस्टर जब आप होते हो तो आप इतने एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुके हो कि आप ऑटोनोमसली काम कर सकते हो, आपको ओवरसाइट की जरूरत नहीं है। ओके ओके, दैट्स वेल एंड गुड। इस पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर जहाँ रजिस्टर की हमने बात की, इसमें हमने खूब सारी बातें की, इनके कोर्सेज के बारे में बात की, हमने देखा कि इनिशियल करियर कैसा दिखता है, देन लाइसेंस कैसे लेना पड़ता है। नो डाउट थोड़ा सीरियस लेने वाला प्रोफेशन है, और थोड़ा लंबा हो सकता है आपका इनिशियल फेज इसके अंदर काम करने के लिए, पर ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर समझ में आ गई है, तो प्रोबेबली शायद व्यूअर्स को भी समझ में आ जानी चाहिए। बट आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई ऐसी बात है जो हमें एडजस्टर वाले करियर के लिए वो बात करनी चाहिए? मेन तो यही है कि स्किल्स की तरफ से आपको चाहिए, एक कस्टमर सर्विस फोकस चाहिए। आप में फीलिंग होनी चाहिए कि यू वांट टू हेल्प पीपल, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल। ओके। क्योंकि वो क्लाइंट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तभी है जब उसको वल्नरेबल है, तभी उसने क्लेम डाला है। तो आप में वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे एम्पैथी और यू नो ट्राइंग टू गो ओवर एंड अबव, हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए, अगर आप में ये है तो आप एक बहुत अच्छे एडजस्टर बन सकते हैं। आपकी इसी बात से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, और मेरा बड़ा इंटरेस्ट भी रहता है उस चीज़ में, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि कोई वीडियो देखा या पॉडकास्ट देखा या आप किसी बंदे से मिले प्रोफेशनल से, और आपको फैंसी लगा प्रोफेशन, आपने पढ़ लिया, ज्वाइन भी कर लिया, नौकरी भी ज्वाइन कर ली, एंड देन 6 महीने 1 साल 1.5 साल बाद आपको लगता है कि यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसा बहुत होता है, हर प्रोफेशन में होता है। तो मेरा ये जानने की इच्छा रहती है कि इसको दूसरे एंगल से पकड़ के देखो कि ऐसी कौन सी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बंदे में अगर हैं, उसको इस प्रोफेशन में तो नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं तो आपको इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। ओके। क्योंकि जब क्लाइंट पहले से ही परेशान है, उसका तो भाई घर जल गया उसका, और उसको तो सब जल्दी चाहिए, उसको इमीडिएटली उसको चाहिए कि मुझे होटल अकोमोडेशन करा के दो, मुझे ये बताओ क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है, कब रिपेयर करके दोगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का स्ट्रेस आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, वो आप पे गुस्सा भी हो सकता है। ओके। या बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएंगी जब किसी ने क्लेम डाला और वो क्लेम कवर्ड ही नहीं है, लेकिन वो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कवर्ड है। तो आपको यू हैव टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज, यू हैव टू टेल देम कि कवर नहीं है। और ऐसी सिचुएशन पे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कवरेज हो, तो उसके लिए कितना बड़ा धक्का है। तो उसमें जो हीटेड जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो एक हैंडल करना आना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस फैक्टर जो मैंने नए एडजस्टर्स में देखा है वो यही देखा है, जो लोग इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते वो लोग एडजस्टिंग को मैंने देखा छोड़ भी देते, क्योंकि स्ट्रेस हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब बहुत जरूरी है इस प्रोफेशन में। ओके, मेक सेंस। रितेश जी, क्विकली टच करेंगे कि इंडस्ट्री के बारे में, कितनी बड़ी इंडस्ट्री, आई मीन क्या स्कोप है, क्योंकि हमने बात तो कर ली, प्रोफेशन तो अच्छा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री को लेके आपकी क्या राय है? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना कंपटीशन है, कैसी दिखती है? कनाडा में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो ओवरऑल लाइक $77 बिलियन की इंडस्ट्री है। दैट्स अ बिग इंडस्ट्री। और ग्रोथ इसमें जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। ओके। क्यों है ऐसा? क्योंकि हर बंदे को यहाँ पे इंश्योरेंस चाहिए। यहाँ पे घर, गाड़ी, आपके पास अगर बोट है, हर साइकिल तक आप खरीदते हो तो उसकी भी इंश्योरेंस है।
घर में ज्वेलरी रखी हुई है, कंटेंट्स रखे हैं, हर चीज का इंश्योरेंस है। ओके। क्योंकि लोगों के पास सेविंग्स नहीं है। अगर कुछ हो जाता है तो जैसे हम लोग इंडिया से हैं, तो इंडिया में तो हम देखते हैं कि अगर घर में कोई मरम्मत की जरूरत है तो हम अपने पैसे से ठीक कराते हैं। लेकिन यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, तो यहाँ कुछ भी होगा तो इंश्योरेंस ही करवाएगी ठीक। तो इसलिए बहुत मतलब इंश्योरेंस इज द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इंश्योरेंस है तो आप बिजनेस कर पा रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और चोरी हो गया आपका सामान, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि चोरी होगा तो मेरा इंश्योरेंस कवर करेगा, इसलिए आप बिजनेस कर पा रहे हैं। तो इतना जरूरी ये सेक्टर है। और एटलीस्ट कनाडा जैसे कंट्री में तो बहुत जरूरी हो जाता है ये। और जहां तक CIPs की बात करें, CIP इज अ प्रोफेशनल डेजिग्नेशन जो आप अपने नाम के आगे लगाते हैं। जैसे MBA डेजिग्नेशन है, CPA डेजिग्नेशन है, वैसे CIP डेजिग्नेशन है। जी, यहाँ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है, जैसे CIP जो डेजिग्नेशन, तो इसके ऊपर ट्रैक भी होगा इन सब का। तो अगर कुछ नंबर्स हैं, क्योंकि उससे कुछ आइडिया निकल के आएगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या है कि कितने लोग करते हैं इस कोर्स को, या कितने जैसे रियल्टर्स की हमने बात की थी, तो मनदीप जी ने मेंशन किया था कि इतने हजार रियल्टर्स एंड एवरीथिंग, ऐसे कुछ नंबर्स हैं इस इंडस्ट्री के पास। अप्रोक्सीमेटली पूरे कनाडा में 18,000 CIPs हैं। ओके। और 20,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो ये पढ़ रहे हैं अभी। और वाओ। तो इतना स्कोप है कि वो डबल होने वाला है। बिकॉज इन द नेक्स्ट 5 years बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो पिछले लोग हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। बट दैट्स ए ह्यूज जंप कि एक तो पूरे कनाडा में 18,000 लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है, और अभी करंटली 20,000 लोग कर रहे हैं, मोर देन डबल ऑफ द टोटल अमाउंट। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर। ओके, दैट्स वेल एंड गुड। इसका मतलब कि करियर सिक्योर है आने वाले डेकेड के अंदर, अगर बंदा इस सेक्टर के अंदर जाता है तो। करियर तो इसमें डेफिनेटली सिक्योर है। और मैं तो कहता हूँ कि इंश्योरेंस इज अ रिसेशन प्रूफ करियर। जैसे मेरा, जब मैंने इंश्योरेंस में जॉब शुरू की थी तो पैंडेमिक के दौरान की थी। तो पैंडेमिक में जहां सारी कंपनियां ले ऑफ कर रही थी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसी थी जो तब भी हायर कर रही थी। तो यही सबसे बड़ा उसका क्या बोलेंगे प्रमाण है कि दिस इज अ रिसेशन प्रूफ करियर और ग्रेट करियर इन कनाडा। क्योंकि एज आई सेड कि इंश्योरेंस के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है यहाँ पे। वेल काफ़ी सारी बातें हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कर ली। इनिशियली मुझे थोड़ा डाउट था कि एक तो प्रोफेशन ओरिएंटेड है, देन इंश्योरेंस एंड देन फाइनेंस, और ये सब भारी भरकम चीज़ें होके पता नहीं कितनी बात होगी और कितनी कॉम्प्लिकेटेड बातें होंगी, बट बड़ा सिंपली और क्विकली बातें हुई। और आई गेस इनफ इंफॉर्मेशन है किसी के लिए, और बाकी गूगल आउट करके भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती हैं। लगभग हम पॉडकास्ट की लास्ट हिस्से की तरफ जा रहे हैं रितेश जी। बट क्योंकि हमने इंश्योरेंस की बात कर ली और उसके सिर्फ एक आर्म को हमने छेड़ा, क्लेम रजिस्टर वाले की, मैं चाहता हूं कि जो 2 आर्म्स और थी इसकी, एजेंट ब्रोकर वाली और अंडरराइटर की, उसके बारे में हम हल्की सी बात करें। आई नो कि एक पूरा पॉडकास्ट का चैप्टर है वो, बट आई स्टिल वांट टू नो कि भाई अगर हम तीनों इन करियर्स की कंपेयर करें तो कैसे दिखते हैं बाकी दोनों, और किसमें कितना स्कोप है। सबसे पहले बात करेंगे अंडरराइटर्स की। तो अंडरराइटिंग में भी स्कोप है डेफिनेटली। अंडरराइटिंग में तब स्कोप है अगर आप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में स्पेशलाइज कर लेते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल? जैसे कि मरीन अंडरराइटर्स, तो वो सिर्फ मरीन रिस्क को अंडरराइट करेंगे। उनका स्पेशलाइजेशन है, वो सारी इंडस्ट्री को जानते हैं। तो वो अगर कोई उनके पास नई कंपनी आती है, शिपिंग कंपनी आती है कि हमको इंश्योरेंस दे दो, तो वो जानते हैं कि ये कंपनी को क्या रिस्क हो सकते हैं। तो क्या रिस्क हो सकते हैं, उसमें से इन्होंने क्या क्या मिटिगेट किया हुआ है, तो उसके बेस पे वो रेट्स देंगे। ओके। मान लीजिए आपकी ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग को आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हो, तो उनको पता है कि इस साइज की बिल्डिंग के लिए कितने फायर स्प्रिंकलर्स चाहिए, तो आपके उतने हैं तो यू आर कवर्ड।
नहीं है तो भाई नहीं कवरेज दे रहे। तो दैट्स अ हाईली टेक्निकल पार्ट। गॉट इट। उसमें बस स्कोप में देखा जाए तो थोड़ा सा आजकल अब इशू ये होने लग गया कि एआई आ गई है। तो एआई में जो बेसिक अंडरराइटिंग के काम है वो तो एआई कर दे रही है। तो उसमें स्कोप तभी है अगर आप हाईली स्पेशलाइज उसमें जाते हैं तो। ओके। तो आप उसके लिए आपकी एजुकेशन भी उसमें है। मे बी यू आर अ मरीन इंजीनियर एंड नाउ यू वांट टू गेट टू मरीन अंडरराइटिंग, तो यू आर द परफेक्ट फिट। एआई तो लगभग हर सेक्टर की जॉब्स को खाने के लिए तैयार बैठी है, आई गेस। जो ब्रोकर की आपने बात की थी, ब्रोकर और एजेंट की, वो कैसा करियर दिखता है? ब्रोकर और एजेंट मैं बोलूँगा बहुत ही फन करियर भी है। ओके। ब्रोकर्स का क्योंकि मेन काम ब्रोकर्स का और एजेंट्स का है रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपने जाके लोगों को मिलना है, हाँ भाई चलो मैं तुमको कोड देता हूँ, लेट मी गिव यू अ कोड। तो उनका सारा काम ही रिलेशनशिप बिल्डिंग पे है। हर वीकेंड हम मतलब नॉट हर वीकेंड लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ब्रोकर्स गोल्फ कोर्सेज पे मिलते हैं क्योंकि उनको रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ओके ओके। ऐसे इसमें ना मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अब जो ब्रोकर और एजेंट है वो तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, राइट? वो एज एम्प्लॉय भी काम कर सकता है किसी कंपनी के लिए, और आगे जाके वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी बन सकता है। उसमें लाइसेंसिंग का डिफरेंस आता है। ओके। रीबो लाइसेंस अगर आप लेते हैं तो आप एक ब्रोकरेज में एज अ ब्रोकर एंटर होते हैं। ब्रोकर हैं आप, और तो आप मल्टीपल कंपनीज का बिजनेस है आपके पास। तो आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको पता है कि ये इस कंपनी की अंडरराइटिंग गाइडलाइंस में जाएगा, तो वो आप उसको उसकी इंश्योरेंस देंगे। एजेंट जो है, एजेंट इज ओनली स्पेसिफिक टू अ सर्टेन इंश्योरेंस कंपनी। ओके। जैसे दो कंपनीज जो काफी फेमस हैं कनाडा में, कोऑपरेटर्स है और डेजार्डे हैं। ये एजेंट्स के थ्रू काम करती हैं। तो डेजार्डे का आप देखेंगे कि जगह जगह ऑफिसेज खुले हुए हैं, तो वो डेजार्डे के एजेंट्स हैं। कोऑपरेटर्स के छोटे छोटे ऑफिसेज खुले हुए हैं, तो वो कोऑपरेटर्स के एजेंट्स हैं। वो सिर्फ उसी कंपनी का बिजनेस ला सकते हैं। ओके। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया कि अगर इंश्योरेंस का सेल्स पर्सन जो है वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, पर्टिकुलर कंपनी के साथ, उसका एम्प्लॉई है, तो उसको इंश्योरेंस एजेंट बोलेंगे। और अगर वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है किसी ब्रोकरेज के साथ मिलके, तो उसको इंश्योरेंस ब्रोकर बोलेंगे। इसमें भी दो चीजें हैं। एक, कई कंपनियां एजेंट्स को एम्प्लॉय भी रखती हैं। ओके ओके। तो जैसे कोऑपरेटर्स है, तो कोऑपरेटर्स का जो एजेंट है वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन नहीं है। ठीक है। वो कंपनी का एम्प्लॉय है और वो रिटायर होगा और कोई और आएगा उसकी जगह। ओके। डेजार्डे है, तो डेजार्डे का जो एजेंट है वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है। डेजार्डे से उसको सिर्फ डेजार्डे के प्रोडक्ट्स बेचने, दैट्स वन। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो उसका अपना है, उसमें डेजार्डे से का कोई लेना देना नहीं। और जैसे बहुत कई बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, जैसे हब है। हब इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रोकरेज। तो वो एजेंट्स को वो सैलरी पे रखती है। तो वो सिर्फ जो हब जिसके प्रोडक्ट बेचता है वो उसी से का करते हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं। जैसे अब ये बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, ये सिर्फ कमर्शियल क्लाइंट्स को कैटर करती हैं। ये रेजिडेंशियल क्लाइंट्स को नहीं कैटर करती। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी को अभी जॉब करते हुए अपने फ्यूचर में करियर बनाना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में, तो अंडरराइटर इज नॉट दैट कप ऑफ टी, क्योंकि अंडरराइटर को तो एम्प्लॉई जॉब ही करनी पड़ेगी। बट एडजस्टर और ब्रोकर जो है, इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर, वो आगे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रोकर्स का ऐसा है कि ब्रोकर्स में अगर आप एक लेवल आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लेवल 2 ब्रोकर का लाइसेंस लेते हैं। तो लेवल 2 ब्रोकर का लाइसेंस लेके आप अपनी इंडिपेंडेंट ब्रोकरेज खोल सकते हैं। आपने आगे ब्रोकर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। और जब आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो फिर जो बुक ऑफ बिजनेस है उसकी ओनरशिप आपकी रहती है। ओके, ये थोड़ा सा बताओ इसका क्या मतलब है? तो बुक ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो भी आपने, लेट्स से कि आप ब्रोकर हैं, किसी ब्रोकरेज के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके थ्रू जो बिजनेस आ रहा है, जो आप बिजनेस राइट कर रहे हैं, तो उसका जो प्रीमियम आ रहा है, तो जो उसका मान लीजिए आपको 15 साल हो गए, अब आप कंपनी छोड़ रहे हैं, ब्रोकरेज छोड़ रहे, रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायर हो रहे हैं तो ब्रोकरेज या तो ये बोल सकती है कि ये जो बिजनेस है ये हमारा है। लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस ऐसी हैं जिन्होंने
जो ये कहते हैं कि ठीक है ये बिजनेस तुम लेके आए थे, तो ये जो कॉर्पस बना है प्रीमियम का, हम तुमको इसका लाइक 75% देते हैं और ये बिजनेस हमको बेच दो, या दे आर फ्री टू सेल दैट बुक ऑफ बिजनेस एल्सवेयर। तो आप जॉब तो कर रहे हैं और कमीशन आपको मिल रहा है हर साल, ओके, लेकिन उसके अलावा एक कॉर्पस आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो एक एसेट की तरह हो गया, एसेट आप क्रिएट कर रहे हैं जो बढ़ता जाएगा और जो आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद तो फिर वो आपकी पैसिव इनकम हो गई है, जो हाँ, आपकी वो एक repeated तरह income। से आपकी पैसिव इनकम हो गई है। यस, ओके, तो काइंड ऑफ बिजनेस से अंडरराइटर तो हमने आउट कर ही दिया, और अगर बाकी जो दो बचे प्रोफेशन एडजस्टर और ब्रोकर की बात करें, तो बिजनेस वाइज देखा जाए तो इन दोनों में से किस में ज्यादा ग्रोथ है? ग्रोथ तो स्कोप ऑफ ग्रोथ एडजस्टिंग में ज्यादा है, ओके, क्योंकि इंडिपेंडेंट एडजस्टिंग कंपनियां अभी कम है कनाडा में। ओके, अभी, तो कंपटीशन उस सेगमेंट में थोड़ा कम रहेगा। हाँ, दैट मेक्स क्योंकि सेंस। एडजस्टिंग, क्योंकि अगेन इज कस्टमर सर्विस बेस्ड, तो ये आपके रिलेशंस हैं, आपके रिलेशंस जितने क्लाइंट्स के साथ अच्छे हैं तो क्लाइंट्स बोलेंगे ठीक है हमारे क्लेम्स इनको जाएंगे, और जो कमर्शियल क्लाइंट्स होते हैं उनको तो क्लेम्स होते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेम्स होते हैं। ओके, बट बिजनेस वॉल्यूम की बात करेंगे तो इंश्योरेंस सेल्स में ज़्यादा रहेगा। वॉल्यूम की बात करेंगे तो सेल्स में रहेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो ब्रोकरेज में जाते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज में, और मतलब ब्रोकरेज में ऐसा है कि वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। आपने इंश्योरेंस किसी को दिया तो कोई और उसको पूछता भाई कहाँ से लूँ, तो बोले इसके पास से, इससे पता कर ले, तो वर्ड ऑफ माउथ से बहुत चलता है। जबकि एडजस्टिंग में ऐसा कुछ भी वर्ड ऑफ माउथ नहीं हो, तो जब किसी का क्लेम होगा तो होगा। जी 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 जी, ऐसा है। या वेल नितेश जी, पता ही नहीं चल रहा है टाइम का, और इंश्योरेंस तो एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर जितनी बात हो उतनी कम है। आई गेस हम लगभग एंड में पहुंच गए हैं इस पॉडकास्ट के। क्या अगर मैं बोलूं आपको कि किसी न्यू कमर को, और या फिर कोई ऐसा बंदा जो इंडिया में बैठ के अभी आने की तैयारी कर रहा है, प्रोस्पेक्टिव न्यू कमर, उसको अगर आपको कोई एक मैसेज देना हो, एक समरी एक मैसेज देना हो, तो क्या होगा वो मैसेज? वेल, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस में आने का सोच रहे हैं, या अगर आप एक स्टेबल करियर चाहते हैं कनाडा में, तो इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा स्टेबल और रिसेशन प्रूफ करियर है। ये अगर आप इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा ऑफ कोर्स शुरू में पैसा भी लगेगा, लेकिन ये करियर ऐसा है जो आप, मतलब ये एक ऐसा करियर है जिसमें लोग घुसते हैं और फिर उससे रिटायर होते हैं, इसको छोड़ते नहीं लोग। ओके, दैट्स नाइस क्रिस्पी मैसेज। थैंक यू सो मच रितेश जी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, और जल्दी ही आपके साथ एक और पॉडकास्ट पे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारी इस पॉडकास्ट की सीरीज का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। यूर वेलकम सर। सो गाइज, ये था आज का सुपर इंफॉर्मेटिव सेशन पॉडकास्ट रितेश जी के साथ। पर्सनली मुझे इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब इंश्योरेंस का नाम सुनते हैं तो मोस्टली सेल्स वाला चैप्टर है वो मेरे दिमाग में आता है। इंडिया में भी ऐसा ही था और यहाँ आने के बाद भी ऐसा ही था, बट क्योंकि ये एक अलग से हटके ऐसी चीज़ थी, ऐसा करियर था जिसकी मुझे खुद को जानकारी कम थी, तो इसका मतलब आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और अगर आपने भी सीखा है, और अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स या फैमिली ऐसे बंदे जो यहाँ आ चुके हैं, न्यू कमर्स हैं या आने की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर कर दीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को, इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नई प्यारी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।